अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम नंबर थ्योरी का एक और लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। छोटी क्लासेस में आप इसको पढ़ के आए हैं, आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीपल के बारे में आपको बता दूं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो हम कहते हैं ए इज़ ए डिवाइज़र ऑफ बी एंड बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए। यानी कि अगर बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर लिखूँ, अगर मैं बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर लिखूँ तो मैं कहूँगा बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, ये साइड पे रखें, अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, आपको आसान से समझाता हूँ। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल क्या होता है? अगर ए और बी मैं दो इंटीजर्स लूँ, इंटीजर्स का पता है ना आपको, 0 1 2 3 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, तो ए और बी इनमें से कोई भी दो इंटीजर्स लूँ, दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक एम भी एक इंटीजर होगा, एम भी एक इंटीजर होगा जिसको मैं कॉमन मल्टीपल कहूँगा, कॉमन मल्टीपल कहूँगा। एम भी एक इंटीजर होगा, उसको मैं कॉमन मल्टीपल कहूँगा। और कॉमन मल्टीपल उसी वक्त कहूँगा अगर ए डिवाइड करता हुआ एम को और बी डिवाइड करता हुआ एम को। एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं, छोटी सी एग्जांपल। अगर फ़र्ज़ किया कि मैंने ए की वैल्यू उठा ली 2 और बी की वैल्यू मैंने उठा ली 4, ठीक है, तो अगर मैं 8 की बात करूं, अगर मैं m इज़ इक्वल टू 8 लूँ तो ये वाली वैल्यू इसका और इसका दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि 8 2 जो है वो 8 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 4 जो है वो भी 8 को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो इसका मतलब है 8 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। 8 इज़ ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। ठीक है, शुरू से समझ लें कि फ़र्ज़ किया है कि अगर ए डिवाइड करता है एम को तो मैं कहूँगा एम इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए। अगर बी डिवाइड करता है एम को तो मैं कहूँगा बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए का भी मल्टीपल एम है, बी का भी मल्टीपल एम है, यानी कि एम मेरे पास क्या है, दोनों में दोनों का मल्टीपल है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ए के भी कुछ मल्टीपल्स आएंगे, बी के भी कुछ मल्टीपल्स आएंगे, उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, तो कॉमन मल्टीपल के बारे में आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। अगर मैंने ए और बी दो इंटीजर्स लिए हैं, दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो उस वक़्त हमारे पास एलसीएम जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, ए और बी मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं, दोनों ज़ीरो नहीं है, एम भी एक इंटीजर होगा जिसको मैं एलसीएम कहूँगा, एलसीएम कहूँगा। और उसी वक्त कहूँगा जब तीन कंडीशंस फुलफ़िल होंगी, तीन कंडीशंस फुलफ़िल होंगी। पहली कंडीशन ये है कि एलसीएम ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जिनका हमने एलसीएम निकाला है वो नंबर ए जो है वो एलसीएम को भी डिवाइड करे और दूसरा इंटीजर बी जो है वो भी एलसीएम को डिवाइड करे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि m इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों का मल्टीपल m हो। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर जो a है वो c को भी डिवाइड करे एंड a जो है वो b को भी अगर a c को डिवाइड करता है और b भी c को डिवाइड करता है, देन m जो है वो भी c को डिवाइड करे। ठीक है ना, ये तीन कंडीशंस है। फ़र्ज़ किया है कि अगर हमने प्रूव करना है कि 7 जो है वो 7 जो है ये कॉमन मल्टीपल है कि नहीं, तो 7 ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। 7 जो ए जो है वो 7 को भी डिवाइड करना चाहिए, बी भी 7 को डिवाइड करना चाहिए। अगर हम एक ऐसा नंबर लें जिसको ए भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, फिर वो नंबर एम जो है फिर वो उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ये तीन कंडीशंस होती हैं किसी भी इंटीजर का मल्टीपल कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल साबित करने के लिए। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए नोटेशन जो यूज़ की जाती है ना, तो ये वाली होती है एलसीएम m इज़ इक्वल टू ये एंगल ब्रैकेट्स ए और बी का एलसीएम m है। सही है।
फिर हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है, फिर हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है। थ्योरम हमें कहता है, थ्योरम हमें कहता है कि शो करें कि दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं ए और बी, उनका हमने एलसीएम लिया, वो एम के बराबर आया तो ये यूनिक होगा। ठीक है ना, ये यूनिकनेस इसकी हमने प्रूव करनी है, इसकी हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो चलिए आइए हम शो करते हैं। फ़र्ज़ किया है कि ए और बी का हमने एलसीएम लिया, वो M1 आ गया। फिर हमने ए और बी का एलसीएम लिया, दोबारा M2 आ गया। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है? यूनिकनेस का मतलब होता है कि अगर हम एलसीएम लें, 10 दफ़ा लें, 20 दफ़ा लें, 30 दफ़ा लें, हर दफ़ा आंसर एक ही आए, इसके अलावा कोई भी आंसर ना आए, यानी कि सिर्फ एक सिंगल ही आंसर आए, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आ सकता, यानी कि ए और बी का एलसीएम सिर्फ एम ही है। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक एलसीएम M1 आया, एक M2। फिर हम शो करेंगे कि अगर दो एलसीएम भी आते हैं तो इनका मतलब है वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर तीन एलसीएम भी आती हैं वो तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है, यानी कि इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ए और बी का एलसीएम M1 भी आ रहा है, M2 भी आ रहा है, तो हमने शो करना है M1 इक्वल टू है M2 के। ठीक है, अब देखें, अगर M1 इसका एलसीएम है तो M2 हमारे पास कोई और कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे ये C था। ठीक है ना, ठीक है, बात की समझ आई? अगर तो M1 जो है वो एलसीएम है तो फिर M2 क्या होगा? ये कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी होगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी होगा। और अगर M2 एलसीएम है तो फिर M1 कॉमन मल्टीपल ऑफ ए होगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी होगा। बात की लगी समझ? दोबारा गौर करिएगा। देखें कि यहाँ पे हमने कहा था M जो है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ ए एंड बी होता है अगर कोई नंबर C जो है, यानी कि C भी कॉमन मल्टीपल है, M भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमने फिर कहा था अगर ये तीन कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो उस वक्त M जो है वो एलसीएम बन जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ फ़र्ज़ किया हुआ है कि M1 इसका कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और M2 अकेला कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे M2 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यहाँ पे M1 अकेला कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर यहाँ पे C की जगह किसने ली? M डिवाइड कर ला। यहाँ पे M क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, C क्या था? कॉमन मल्टीपल। तो इसी तरह यहाँ पे M क्या है? M यहाँ पे एलसीएम है, तो एलसीएम की जगह पे M1 आ जाएगा और डिवाइड करता है C की जगह पे कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, यानी M2। इसी तरह हम नीचे वाले को यूज़ करेंगे। M2 क्या है? कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है अब, और M1 क्या है? अकेला कॉमन मल्टीपल है, C की जगह ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब M1 डिवाइड करता है M2 को, M2 डिवाइड करता है M1 को। तो हम डिविजिबिलिटी में एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि अगर A डिवाइड करता है B को और B डिवाइड करता है A को, इट इम्प्लाइज दैट A किसके इक्वल है? प्लस माइनस B के इक्वल है। इसी तरह अगर M1 डिवाइड करता है M2 को, M2 डिवाइड करता है M1 को, तो M2 किसके इक्वल है? प्लस माइनस M2 के इक्वल है। ठीक है, और M1 और M2 दोनों हमने यहाँ पे एलसीएम कहा था, तो एलसीएम का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, इस वजह से M1 इक्वल टू है M2 के। ये हमने शो करवा दिया कि अगर एक एलसीएम के एक से ज़्यादा आंसर भी आएँ तो वो आंसर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यूनिकनेस हमारी प्रूव होगी। तो इसके आगे एक और हमारे पास थ्योरम है, उसको हम देखते हैं। वो थ्योरम GCD के, उसमें GCD का भी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो वाला, वो रिजल्ट बहुत जगह यूज़ होता है। ये वाला थ्योरम है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं इस थ्योरम से सोल्व किए जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए GCD फाइंड करना इजी होता है। फिर हम यहाँ पे GCD की वैल्यू लगा के, तो मैग्नीट्यूड लगा के, तो हम एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? अगर A और B कोई भी टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, यानी कि दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, A और B कोई भी इंटीजर्स हैं और दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, एंड A और B की GCD D है, A और B की GCD हम लें तो ये हमारे पास D के इक्वल है। देन एलसीएम किसके इक्वल होगा? आपको पता है एलसीएम की नोटेशन ये वाली होती है। ठीक है ना, तो आप एलसीएम किसके इक्वल होगा? एलसीएम इक्वल होगा A मल्टीप्लाई बाई B की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A और B का GCD। ठीक है, ये हमने साबित करना है। अगर A और B दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, और A और B GCD है, तो फिर A और B का एलसीएम बराबर होगा AB मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय D। ठीक है, ये हमने साबित करना है। तो अजान हो रही है, हम इसका प्रूव करते हैं। ये देखें, अब गौर से बात सुनिएगा। ठीक है ना, तो एलसीएम अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रूव करवाना है, ये एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो
अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रूव करवाना है कि फ़र्ज़ किया कि ए और बी का एलसीएम एम है कि नहीं, तो हम इसके लिए 3 कंडीशंस फुलफ़िल कर देंगे। यानी कि एम ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, एम ए जो है वो एम को डिवाइड करता हो, बी जो है वो भी एम को डिवाइड करता हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए डिवाइड करता है सी को, ए डिवाइड करता है बी को, देन एम डिवाइड करे सी को। ठीक है, ये 3 कंडीशंस। अब हमने शो करवाना है कि इस चीज़ का आंसर ए और बी के एलसीएम के इक्वल आता है। हमने शो करवाना है इस चीज़ का आंसर इसके एलसीएम के इक्वल आता है। अगर मैं इसका एलसीएम एम के इक्वल कह देता हूँ, ठीक है, तो मैंने शो करवाना है कि इस चीज़ का आंसर एम के इक्वल आता है। तो इस चीज़ को मैंने ये यानी कि ये चीज़ ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। ये वाली चीज़ जो है ए जो है इस चीज़ को डिवाइड करता हो, बी जो है इस चीज़ को डिवाइड करता। शुरू से बात सुनिएगा, शुरू से। अगर फ़र्ज़ मैं एक छोटे ए से ना, अगर मैं यहाँ पे एक एच लिख लेता हूँ, एच, ठीक है ना। अगर मैंने शो करवाना है ये एच ए और बी का एलसीएम है, अगर मैंने शो करवाना है तो मैं इस एच के ऊपर 3 कंडीशंस फुलफ़िल करूँगा। 3 कौन सी होंगी कि पहली ये कि एच जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, दूसरी ये कि ए एच को डिवाइड करे और बी जो है वो भी एच को डिवाइड करे, तीसरा ये कि अगर ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, देन सी जो है वो डिवाइड करे एच जो है वो डिवाइड करे सी को। अगर मैंने एच को शो करवाना है कि ये ए और बी का जीसीडी है, तो मैं ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल करूँगा। और अगर मैंने ये शो करवाना है कि इसका आंसर जीसीडी एलसीएम के इक्वल है, यानी कि ये चीज़ एलसीएम है, तो इसके लिए भी मैं 3, इस गोल दायरे के लिए, इस डब्बे के लिए भी मैं 3 कंडीशंस फुलफ़िल करवाऊँगा। वो ये वाली कि ये सारी चीज़ जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, ये सारी चीज़ जो है ए इसको डिवाइड करता है, बी भी इस सारी चीज़ को डिवाइड करता है, और फिर मैं कहूँगा अगर सी डिवाइड करता है ए को, ए डिवाइड करता है सी को, एंड बी डिवाइड करता है सी को, देन ये सारी चीज़ जो है ये भी डिवाइड करे सी को। ठीक है, इसके लिए ये मैं 3 चीज़ें प्रूव करवा के मैं कह दूंगा कि ये हमारे पास ए और बी का जीसीडी एलसीएम है। तो हर जगह मैं ये चीज़ें लिखने की बजाय मैंने इसको एक एम का नाम दे दिया, मैंने लेट कर लिया। मैंने लेट कर लिया एम किसके इक्वल है, ए बी का मोड डिवाइडेड बाय डी। अब मैं ये प्रूव करवाऊंगा एम ग्रेटर दैन 0 है। मैं ये प्रूव करवाऊंगा कि ए डिवाइड करता है एम को, बी डिवाइड करता है एम को। फिर मैं कहूँगा अगर ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, देन एम डिवाइड करे सी को। कंसेप्ट की समझ आ गई है ना। नेक्स्ट अब देखिएगा कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि पहली कंडीशन हमने फुलफ़िल करवानी है कि एम ग्रेटर दैन 0 है। ये पहली कंडीशन फुलफ़िल करवाने लगे हैं। जीसीडी हमेशा 0 से बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था, जीसीडी वाला लेक्चर देख लीजिएगा। इसको प्रूव लैदा करना तो आप लैदा कर लें, वैसे मैंने उस लेक्चर में सारा बताया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ए और बी का जब हम मोड ले लें, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो नेगेटिव में, लेकिन ये जो मोड लगा हुआ है इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी रहेगी। जीसीडी का आंसर 0 से बड़ा रहता है। अब इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने कहा था ए और बी जो है वो 0 नहीं हो सकते, दोनों 0 नहीं हो सकते। इसका आंसर 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब देखें, इसका भी आंसर पॉजिटिव 0 से बड़ा, इसका भी आंसर पॉजिटिव 0 से बड़ा, तो इसका आंसर भी, यानी कि इस सारे का आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका भी आंसर 0 से बड़ा ही रहेगा। ये मेरी पहली चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या प्रूव करनी है, दूसरी चीज़ मैंने प्रूव करनी है कि एम जो है, ए जो है वो एम को भी डिवाइड करता है, बी जो है वो भी एम को डिवाइड करता है, यानी कि ए बी ओवर डी जो है वो भी, ए जो है वो ए बी ओवर डी को भी डिवाइड करता है, बी जो है वो भी ए बी ओवर डी को डिवाइड करता है। ये मैंने अब प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कहूँगा, मुझे पता है ए और बी की जीसीडी डी है, ये क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है ना, ए और बी की जीसीडी डी है, तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि डी डिवाइड करेगा ए को भी एंड डी डिवाइड करेगा बी को भी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ए बराबर डी मल्टीप्लाई बाय K1 एंड बी बराबर डी मल्टीप्लाई बाय K2। ठीक है, यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया, और K1 और K2 कोई भी इंटीजर्स हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू। अब देखिएगा हम कहेंगे m किसके इक्वल है, हम लेट करके आए थे m किसके इक्वल है, ए बी का मोड डिवाइडेड बाय डी के, ए बी का मोड डिवाइडेड बाय डी के। तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आएगा DK1, a की जगह आ जाएगा DK1। ठीक है, ADK1 डिवाइडेड बाय, a की जगह आ गया DK1 और साथ b वैसे ही, और डिवाइडेड बाय d है।
ठीक है। डी हमेशा पॉजिटिव रहता है, डी के साथ कैंसिल आउट हुआ तो एम की वैल्यू हमारे पास आ गई एम इज इक्वल टू के वन मल्टीप्लाई बाई बी, और के वन कोई भी इंटीजर है, हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बी जो है वो डिवाइड करता है एम को, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्लोज कर ली। ठीक है, इसी तरह एम किसके इक्वल है, ए बी का मोड डिवाइडेड बाय डी। अब ए को वैसे ही रहने दिया और बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी के टू, तो डी के टू हमने पुट कर दिया इस सभी का मोड, और डी पॉजिटिव, ये भी डी पॉजिटिव, इससे कैंसिल आउट, बाकी क्या आ गया एम इज़ इक्वल टू ए के टू। तो ए के टू हम ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर भी लिख सकते हैं, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड करता है एम को। ठीक है, ये सेकंड भी हमने शो कर दिया कि ए डिवाइड करता है एम को, ये वाला, और बी डिवाइड करता है एम को। सेकंड प्रॉपर्टी भी शो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम शो करेंगे, तीसरी क्या होती है, तीसरी हम शो, ये चीज़ें किसके लिए शो कर रहे हैं, ये चीज़ें हम ए बी मोड ओवर डी के लिए शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम इस चीज़ के इक्वल होगा। तो तीसरी हमारे पास आती है कि अगर सी डिवाइड करता है ए को एंड सी डिवाइड करता है बी को, देन एम जो है वो डिवाइड करेगा सी को। ठीक है ना, तो पहले हमारे पास गिवन आ गया हमारे पास कि सी डिवाइड करता है ए को एंड सी डिवाइड करता है बी को। तो इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो इसको हम यहाँ पेज, छोटे से पेज पे करते हैं कि अगर सी डिवाइड करता है ए को, सी डिवाइड करता है बी को, यानी कि सी डिवाइड करता है ए को एंड सी डिवाइड करता है बी को, देन हमने शो करना है कि एम डिवाइड करता है सी को, यानी कि ए बी ओवर डी ये भी डिवाइड करता है सी को, ये चीज़ें शो करनी है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो यहाँ से हम ए लिखेंगे, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ए इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर के थ्री का नाम दे देते हैं, और इसको हम कहेंगे बी इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर के फोर का नाम दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास नाम आ गए, और आपको पता है कि ये सी और सी, यानी कि देखें अगर, तो ये कैसे आ गया, यहाँ से हमने कहना था, ये देखें ना कि सी डिवाइड करता है ए को, कहाँ से आ गया, ए डिवाइड करता है सी को आना था, ए डिवाइड करता है सी को, और ए डिवाइड करता है बी को, सी को। ठीक है, और बी डिवाइड करता है सी को, यानी कि यहाँ पे आना था ए डिवाइड करता है सी को, आपने बताया नहीं गलती, बी डिवाइड करता है सी को, देन एम डिवाइड करना चाहिए सी को। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर के थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा सी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर के फोर, ये भी सी ये भी सी, यानी कि इस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ए के थ्री, इस डब्बे की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये भी सी है ना, ये सी की वैल्यू है, तो ए इज़ इक्वल टू ए के थ्री इज़ इक्वल टू बी के फोर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि के थ्री और के फोर की जीसीडी जो है वो वन होती है। ठीक है, कैसे वन होती है, ये हम पीछे थ्योरम्स में करके आए। ठीक है, अब देखें, ए के थ्री और बी के थ्री आपस में इक्वल आ गए। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ए और बी की वैल्यू क्या है, तो ये वाली लिखी हुई है, ए इज़ इक्वल टू डी के वन। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई डी के वन, और साथ के थ्री इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी के टू। ठीक है, तो डी के टू और के फोर, ये डी के साथ कैंसल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट करना है कि नहीं। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा, के वन के थ्री और इक्वल टू के टू के फोर। ठीक है, और हमारे पास मैंने आपको बताया था कि के थ्री और के फोर की जीसीडी हमारे पास कितनी है, वन है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे हमारे पास के थ्री और के फोर की नहीं, के वन और के टू की जीसीडी वन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे वन है। जब हम ए और बी की जीसीडी लें ना, तो ये अगर डी आ जाए तो डी डिवाइड करता है ए को भी, डी डिवाइड करता है बी को भी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ए इज़ इक्वल टू डी के वन, और हमने लिख दिया था बी इज़ इक्वल टू डी के टू। तो इस वक्त यहाँ पर के वन और के टू की जीसीडी के केस में जो आती है ना, तो दोबारा जीसीडी इनकी वन आती है। ठीक है ना, इसी तरह के वन और के टू की जीसीडी हमारे पास वन होगी। ठीक है, के वन और के टू की जीसीडी वन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि ये देखें ना कि के फोर इज़ इक्वल टू समथिंग इंटीजर है। के फोर हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि के वन जो है वो डिवाइड करता है किसको, के वन जो है वो डिवाइड करता है, अब देखें एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। के टू के फोर इज़ इक्वल टू, मैंने लिख लिया के वन मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख ली, के टू के फोर इज़ इक्वल टू के वन मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। जब इस पे मैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, के वन डिवाइड करता है के टू के फोर को। ठीक है, इसी तरह
ठीक है। और अब देखें K1 और K2 की GCD कितनी है, K1 और K2 की GCD 1 है। तो बाय यूजिंग द यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा हमें क्या कहता था, यूक्लिड लेमा कहता था अगर A डिवाइड करता है BC को, अगर A और B की GCD 1 है तो A डिवाइड करेगा C को। इसी तरह अगर K1 और K2 की GCD 1 है तो K1 डिवाइड करेगा K4 को, ठीक है, K1 डिवाइड करेगा K4 को। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा, हमने यहाँ तक कहाँ लेके आगे हम K1 डिवाइड करता है K4 को, तो यहाँ पे हमारे पास आगे K1 डिवाइड करता है K4 को। अब देखें यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, K4 इज़ इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। तो वो इंटीजर कौन सा आएगा, हम फ़र्ज़ किया T का नाम दे देते थे, ठीक है ना। दोबारा डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ओपन की तो K4 इज़ इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर T, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसके आगे यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आया था AK3 इक्वल टू BK4। AK3 को हमने वैसे ही लिखा रहने देना, AK3 वैसे ही रहा, इज़ इक्वल टू B के साथ K4 है तो K4 की वैल्यू ये वाली है, तो B के साथ K4 की ये वैल्यू अप्लाई आएगी, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास T, ठीक आ गया। अब देखी जाइएगा, अब हम इसको आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ कैंसिल आउट होती है, कैंसिल तो कोई भी नहीं होती, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, ये कोई भी एक इंटीजर है, ये कोई भी एक इंटीजर है, हाँ जी। अब ये वाली वैल्यू किसकी थी, ये वाली AK3 किसकी वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, यहाँ पे ये थ्योरम तो थोड़ा लेंथी हो गया। ये वाली C किसके इक्वल है, AK3 के, तो AK3 की जगह हम C लिख सकते हैं, तो C बराबर आ गया BK1T के, ठीक है, BK1T के। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो T हमारे पास क्या है, T हमारे पास समथिंग इंटीजर है ना, समथिंग इंटीजर, तो C इज इक्वल टू BK1 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो BK1 डिवाइड करेगा किसको, C को, और BK1 हमारे पास किसके इक्वल है, BK1। तो ये देखें K1B या BK1 किसके इक्वल था, M के इक्वल था। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी जगह पे M लिख दिया तो M डिवाइड करता है C को। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई कि अगर A डिवाइड करता है C को, B डिवाइड करता है C को, तो M डिवाइड करेगा C को। दोबारा हम शुरू से इस थ्योरम को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ लिखने की कोशिश किया, तो शायद आपको समझ ना आई हो। शुरू से हम करते हैं। ये थ्योरम था कि A और B कोई भी दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, कोई भी दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। ये वाला केस हमने उठाया, केस 3 बनते हैं ना, जब A ज़ीरो है B ज़ीरो नहीं, जब B ज़ीरो है A ज़ीरो नहीं, और जब दोनों ज़ीरो है जब दोनों ज़ीरो नहीं। तो जब एक ज़ीरो होगा तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही आ जाएगा, ठीक है ना, चाहे A ज़ीरो हो जाए चाहे B, ठीक है। अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा, लेकिन अगर दोनों नॉन ज़ीरो है उस वक्त हम ये केस लेके चलेंगे। अगर A और B की GCD D है, हमने प्रूव करना है कि इसका एलसीएम जो है AB का मोड डिवाइडेड बाय D आएगा। तो बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने इसको M का नाम दे दिया। और अगर हमने शो करवाना है कि ये हमारे पास एलसीएम है, तो इसके लिए हम 3 प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, M ग्रेटर दैन 0 है, A डिवाइड करता है M को, B डिवाइड करता है M को, अगर A डिवाइड करता है C को, B डिवाइड करता है C को, फिर M डिवाइड करे C को, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कहाँ पे देखा था, यहाँ पे, कि GCD हमेशा 0 से बड़ा होता है, मोड वाली वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये भी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, यानी कि जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे ये भी 0 से बड़ी, ये भी 0 से बड़ी, आंसर भी 0 से बड़ा ही आएगा। पहली फुलफिल हो गई। दूसरी हमने शो करना था A डिवाइड करता है M को, B डिवाइड करता है M को, A और B की GCD ली D आया, D डिवाइड करेगा A को भी, D डिवाइड करेगा B को भी, ठीक है ना, GCD वाले कंसेप्ट। सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की, A इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और B इज़ इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आ गया, ठीक है। अब देखें, हमें पता है M इज़ इक्वल टू AB ओवर D है, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू हमने पुट कर दी DK1, ठीक है, और B का वैसे ही वो बटे में DD, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये इसके साथ कैंसिल, और आ गया K1B, तो M की वैल्यू आ गई K1B, ठीक है। और K1 को हमने समथिंग इंटीजर कह दिया, तो यहाँ से आ गया B डिवाइड करता है M को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। इसी तरह M इज़ इक्वल टू AB का मोड डिवाइडेड बाय D। अब B की डेफिनेशन पुट कर, B की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो A वैसे का वैसे ही, B की जगह हमने पुट किया DK2 डिवाइडेड बाई D, D के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा, M इज़ इक्वल टू AK2,
ठीक है, ए K2 बचा और यहाँ से K2 को हमने समथिंग इंटीजर कह दिया, यहाँ से A डिवाइड करता है M को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक हो गया, तो ये भी प्रूव हो गया, A डिवाइड करता है M को, A डिवाइड करता है B को, B डिवाइड करता है M को। नेक्स्ट हम यहाँ पे आए तीसरे पेज पे, अगर A डिवाइड करता है C को एंड B डिवाइड करता है C को, उस वक्त हमने प्रूव करना था कि M डिवाइड करता है C को। तो A डिवाइड करता है C को, B डिवाइड करता है C को, फिर हमने प्रूव करना है M डिवाइड करता है C को। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन अप्लाई की डिविजिबिलिटी की, तो आ गया, तो यहाँ से आ गया तो यहाँ से हमारे पास आएगा C इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर K3 और C इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर K4। ठीक है, ये भी C दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास, अब देखें, अब जब आपको बताया था कि A और B यानी कि A और B का GCD D है, तो D डिवाइड करता है A को, भी D डिवाइड करता है B को। आसान सुन लें, तो यहाँ पे थे हम कि अगर A और B का GCD D है, D डिवाइड करता है A को, D डिवाइड करता है B को, तो इस वक्त हम ओपन करके लिखा था इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कि A इज़ इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय K1 और B इज़ इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय K2 और K1 और K2 की GCD हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है K1 और K2 की GCD 1 है। तो यहाँ पे देखें A किसके इक्वल था, तो यहाँ पे देखें A किसके इक्वल था, D K1 के, K3 की वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू B की जगह हम क्या लिखेंगे, D K2 और K4 वैसे का वैसे, D के साथ कैंसिल आउट हुआ, K1 K3 इज़ इक्वल टू K2 K4 आ गया। ठीक हो गया, अब देखिएगा यहाँ से हमने ये चीज़ पहले लिख ली, K2 K4 इज़ इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय K3 को हमने इंटीजर लिख दिया। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, K1 डिवाइड करता है K2 K4 को और K1 K2 की GCD 1 है बाय यूजिंग द यूक्लिड लेमा कि अगर A डिवाइड करता है BC को और A और B की GCD 1 हो तो A डिवाइड करेगा C को। इसी तरह K1 डिवाइड करता है K2 K4 को, K1 और K2 की GCD 1 है तो K1 डिवाइड करेगा K4 को। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ अप्लाई करके हम फिर यहाँ पे आगे K1 डिवाइड करता है K4 को, तो K4 किसके इक्वल आ गया, दोबारा डेफिनेशन अप्लाई की डिविजिबिलिटी की, इज़ इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर T आ गया। ठीक है, K4 किसके इक्वल था, तो K4 हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, अगर आ जाए हमारे पास K4 किसके इक्वल था, कहाँ गया K4 किसके इक्वल था, K4 किसके इक्वल था, K4 किसके इक्वल था, एक मिनट, तो K4 पता नहीं किसके इक्वल, K4 तो किसी के इक्वल नहीं है, तो AK3 कहाँ पे लिखा हुआ है, AK3 ढूंढते हैं, AK3, ये देखिए AK3 इज़ इक्वल टू BK4, तो AK3 को हमने वैसे ही रहने दिया इज़ इक्वल टू B और K4 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, K4 की जगह पे हमने ये वाली पुट कर दी वैल्यू। AK3 इज इक्वल टू BK4 के इक्वल था, तो AK3 वैसे ही रहने दिया, B के साथ K4 की हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से AK3 किसके इक्वल है, AK3, तो AK3 हमने यहाँ पे देखा था C के इक्वल है, तो C इज़ इक्वल टू BK1T आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने T को समथिंग इंटीजर था तो T को इंटीजर रखा, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बंद की, तो BK1 डिवाइड करता है C को और BK1 किसके इक्वल है, तो BK1 हमारे पास BK1 किसके इक्वल है, तो BK1 किसके इक्वल था, BK1 मैं ढूंढ लूँगा एक मिनट सिर्फ, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ पे हमने लिखा हुआ है। BK1 किसके इक्वल था, तो ये देखें BK1 किसके इक्वल है, BK1, तो ये M के इक्वल था, BK1 की जगह हमने M लिख दिया और M डिवाइड करता है C को, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बस एक छोटा सा आर्टिकल देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी चैलेंज मैं आपको यहाँ पे आगे समझा देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे मोर देन 2 इंटीजर्स के। ठीक है ना, पहले हमने 2 का देखा था ना, अब देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स। राइटिंग मेरी अच्छी है, लेकिन मैं ना वो कभी कभी तेज़ लिखना पड़ता है, आप लोग का टाइम ना आना इतना वेस्ट हो इसलिए। अब देखें, अब पहले तो हमने A और B का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड किया था।
ठीक है। ए और बी का हमारे पास एलसीएम जो है वो ये होता था। अगर हमने 3 का फाइंड करना है, ए बी सी एलसीएम ये है। अगर 4 का फाइंड करना है तो इस तरह। अब 4 तक क्या 26 27 तक ही जाएंगे, क्योंकि ए से लेके जी तक। फिर हम क्या करेंगे, ए से लेके जी तक गए, फिर हम क्या करेंगे ए बी ए सी, यानी दोबारा ये यूज़ हो रहे हैं। तो ये इस रफ़र से बचने के लिए ना हमने क्या किया, A1 A2 A3 और सो ऑन AN का नाम दे दिया। अगर n की वैल्यू 1000 कर दें तो 1000 इंटीजर का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सारे क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। और हम वो केस आपको पता है उठाते हैं कि जब हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखें इनका जीसीडी मैं क्या कहूँगा, m के इक्वल कहूँगा, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि m जो है इन सभी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। m जो है इन सभी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा अगर m ग्रेटर दैन ज़ीरो हुआ। वही 3 कंडीशंस हर किसी के लिए, ठीक है। और अगर ये A1 जो है वो डिवाइड करे m को, A2 डिवाइड करे m को, A3 डिवाइड करे m को, और सो ऑन इसी तरह AN डिवाइड करे m को, ठीक है। और इसी इतने बड़ी चीज़ को मैं एक छोटे से फार्मूले में पढ़ाऊँगा कि AI डिवाइड करे M को, जहाँ पे I हमारे पास 1 2 3 सो ऑन N तक है, ठीक है ना। बात की लगी समझ। अब देखें कि अब हम क्या करेंगे। अब तीसरी कंडीशन कहती है कि C कोई भी एक इंटीजर है, तो A1 डिवाइड करे C को, A2 डिवाइड करे C को, A3 डिवाइड करे C को, और सो ऑन इसी तरह अगर AN डिवाइड करे C को, देन M डिवाइड करेगा C को, ठीक है ना। ये चीज़ हमने 3 कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो जाएं उस वक्त हम कहेंगे कि ये सारा हमारे पास एलसीएम है, यानी कि M जो है वो एलसीएम है इन सभी का, ठीक है। तो इसको भी एक छोटे से फार्मूले में पढ़ाने के लिए, अगर AI डिवाइड करता है C को, I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, N तक, तो फिर M जो है वो C को डिवाइड करता हो, ठीक है। ये कंडीशंस थी हमारे पास कुछ। और एलसीएम को हम इसके एलसीएम को इस तरह लिखते हैं, ये वाला, ठीक है ना, इस नोटेशन से। ये बात की अगर नहीं समझ आई तो मैं इस 3 वाले से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास हमने शो करना है ABC जो है ये एलसीएम है, तो एलसीएम का आंसर M है, तो हम क्या शो करवाएंगे, M ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, A डिवाइड करें M को, B डिवाइड करें M को, C डिवाइड करें M को, ठीक है। C ने D कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि D भी नहीं E कर लेते हैं, E, ठीक है ना। नाम क्यों चेंज किया बताता हूँ। फिर मैंने कहना है कि C कोई भी एक इंटीजर है, अगर C डिवाइड करता है A को, अगर A डिवाइड करता है C को, B डिवाइड करता है C को, E डिवाइड करता है C को, देन M डिवाइड करे C को, ठीक है। तो अगर ये 3 कंडीशंस मैं फुलफ़िल करूँगा A B C को यूज़ करते हुए, M को यूज़ करते हुए, फिर मैं कहूँगा ये चीज़ हमारे पास M जो आंसर आया हमारा, ये हमारा एलसीएम है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया, बाकी अगर कुछ रहता हुआ या कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।